हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने मिरर फार्मूला सीखा था, और जो मिरर फार्मूला था वो एक्स कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन था। किस किस के एक्स कोऑर्डिनेट्स थे? ऑब्जेक्ट, इमेज एंड फोकस, तीन चीज़ों के एक्स कोऑर्डिनेट थे। तो उसमें जो रिलेशन था हमारा, जिसको हमने मिरर फार्मूला कहा था, उसका रिलेशन था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। और एक रिलेशन हमने और देखा था जो ऑब्जेक्ट और इमेज के वाई कोऑर्डिनेट का रिलेशन था। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन वाई कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट, जिसको हमने एच आई और एच ओ से रिप्रेजेंट किया था, और ये था आपका माइनस ऑफ वी वाई यू। और इस चीज़ को हम लोग मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। इसका सिंबल इस्तेमाल करते हैं एम। एम मतलब मैग्निफिकेशन। ठीक, तो ये दो फार्मूले हैं, हमको याद होने चाहिए। और पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। ठीक, तो मैं एक क्वेश्चन फिर से लेता हूँ और फिर से इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन को समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर में यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और पॉइंट ऑब्जेक्ट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है -40 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे हम ओरिजिन को मानते हैं। तो हमें ये बताना है कि जो हमारी इमेज है उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ओ सी, उसका वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। अब देखिए सॉल्यूशन मैं आपको समझाता हूँ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्योंकि आप सोचिए हमें u पता है, हमको f पता है, तो हमें निकालना होगा पहले v। और जैसे हमें v मिल जाएगा तो v हमें पता है, u हमें पता है, y कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट का हमें पता है, तो y कोऑर्डिनेट इमेज का हमें इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा v। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v प्लस 1/u, u कौन है? ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट, जिसकी वैल्यू कितनी है? -40, 1/-40 इक्वल टू f। इसका फोकस यहाँ होता है, इसके लिए फोकस का कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। इसका आरओसी कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो फोकस का जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से या पोल से वो होगा 5 सेंटीमीटर। तो जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ जाएगा -5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v का जो वैल्यू आया वो आया 1/40 माइनस 1/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो v का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 35, क्योंकि ये ऊपर जाएगा 5, ये इधर जाएगा 40, या और ये आएगा माइनस के। तो ये जो आपका v का वैल्यू आया, ये आएगा आपका वैल्यू 1/, हाँ v का वैल्यू। तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर जाएगा 5 इंटू 40, बिल्कुल करेक्ट, और नीचे आएगा -35। ये आ गया आपका v। लेकिन जो आपको निकालना है वो आपको, चलिए ये तो आपका आ गया x कोऑर्डिनेट, तो ये आया, अगर कट करें इसको तो -40/7 सेंटीमीटर। अब हमें y कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ये फार्मूले को यूज करेंगे तो y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज बराबर होगा -v/u y कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे पुट करिए माइनस, v का वैल्यू कितना है? -40/7। u का वैल्यू कितना है? ऑब्जेक्ट कितना है? u कौन है? x कोऑर्डिनेट, वो होगा -40, और y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज +1, क्योंकि अप साइड में है इसलिए कोऑर्डिनेट उसका पॉजिटिव है, और अगर डाउनवर्ड होता तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता? नेगेटिव। तो हमारा जो y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज आया वो सॉल्व करने के बाद, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे एक माइनस बचा रहेगा। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज का जो वैल्यू आया वो आया 1/7 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा और आगे माइनस, ये वाला माइनस, ये माइनस दोनों कट गए। इसका मतलब जो y कोऑर्डिनेट होगा इमेज का वो कितना होगा? वो होगा -1/7 सेंटीमीटर। और जो x कोऑर्डिनेट होगा इमेज का v, जिसका वैल्यू कितना है? ये रहा -40/7। ठीक, अब एक क्वेश्चन चलिए आपके लिए और कराते हैं। तो अगला क्वेश्चन ऐसे है कि मान लीजिए एक कॉनकेव मिरर है, एक कॉनकेव मिरर है और एक प्लेन मिरर है, और मान लेते हैं कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 40 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं लेट्स से 10 सेंटीमीटर, और इसका जो आरओसी है, आरओसी को मान लेते हैं लेट्स से 60 सेंटीमीटर।
अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी और रेज कॉनकेव मिरर पे गिरेंगी, रेज प्लेन मिरर पर भी गिरेंगी। जब रेज कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्लेन मिरर पर गिरेंगी। पहली रे जो प्लेन मिरर पर गिरी थी वो भी रिफ्लेक्ट होंगी और वो रिफ्लेक्ट होके कॉनकेव मिरर पर गिरेंगी। हमसे पूछा गया है इमेज आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। तो आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, तो हमसे पूछा है कि आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन इसकी जो इमेज होगी वो कहाँ होगी। तो जब दो लगातार रिफ्लेक्शन है तो पहला रिफ्लेक्शन हमें कहाँ लेना है ये बताना होगा। तो हमें पहला रिफ्लेक्शन जो लेना है वो लेना है कॉनकेव मिरर पे। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, कॉनकेव मिरर पे। तो जब ये रे जाएंगी इस सरफेस पे इंसिडेंट होंगी, दिस इज द फर्स्ट रिफ्लेक्शन। फिर ये रे रिफ्लेक्शन के बाद इधर आएंगी तो प्लेन मिरर इनको रिफ्लेक्ट करेगा, दैट इज द सेकंड रिफ्लेक्शन। तो इसके हमें दो लगातार रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहाँ होगी वो हमें बताना है। तो देखिए सॉल्व करके बताते हैं। बहुत आसान है, टफ नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं बस आपको एक प्रोसीजर सिखा रहा हूँ, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। तो जब हम इसके लिए बात करेंगे, जब रेज इस पर इंसिडेंट होंगी तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। हम जानते हैं कि जो हमारा पोल होता है वो ओरिजिन होता है और इस डायरेक्शन में होता है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस कॉनकेव मिरर के लिए जो हमारी ये ऑब्जेक्ट है इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -10। अब इस मिरर के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v हमें कैलकुलेट करना है, u का जो वैल्यू है वो है -10 इक्वल टू 1/f। उसका आर कितना है 60। तो फोकस का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30, फोकस का डिस्टेंस 30 हो जाएगा। लेकिन हमें कोऑर्डिनेट पुट करना है तो फोकस इस डायरेक्शन में होगा तो कोऑर्डिनेट पुट होगा -30। इसको सॉल्व किया जाए तो 1/v का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/10 माइनस, तो यह आया आपके पास 20 डिवाइडेड बाई 300। तो यहाँ से जो v का जो वैल्यू आएगा वो आएगा +15। मतलब जो हमारी इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव नहीं आया, इमेज का जो एक्स कोऑर्डिनेट आया वो पॉजिटिव आया और वो कितना आया +15। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ कट कर रही होंगी, पॉजिटिव साइड में कट कर रही होंगी, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है। और इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आया है +15, मतलब इमेज का कोऑर्डिनेट क्या आया +15। अब ये रे इस प्लेन मिरर पर जाकर गिरेंगी। जब ये रे प्लेन मिरर पर जाकर गिरेंगी तो प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस दूर हो जाएगा, तो 40 तो ये हो गया और 15 ये हो गया, कितना हो गया 55। तो ये जो प्लेन मिरर इमेज बनाएगा वो इस साइड में बनाएगा, कितनी दूरी पे 55 पे। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। तो देखिए मैं इसका आपको रे डायग्राम बनाता हूं कि कैसे इसका प्रोसेस हुआ है। तो देखिएगा ये है आपका कॉनकेव मिरर और ये है आपका प्लेन मिरर और यहाँ कहीं आपकी ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को यहाँ मान, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो हुआ क्या, ऑब्जेक्ट से रेज निकली और मिरर पर इंसिडेंट हुई। मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद रेज रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्टेड रेज का जो इंटरसेक्शन आया वो आया +15। तो देखिए इस कॉनकेव मिरर के लिए जो ये होगा आपका, ये होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इधर होगा आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, और यहाँ कोई पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा +15। यहाँ वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि ये कौन होगा हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्यों होगा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बिकॉज इंसिडेंट रेज इस तरह से होंगे, दीज आर द इंसिडेंट रेज। जब ये रे रिफ्लेक्ट होंगी यहां से, जब ये रे यहां से रिफ्लेक्ट होंगी, ये रे यहां से रिफ्लेक्ट होंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्लेन मिरर पर गिरने के लिए जाएंगी। जब ये रे प्लेन मिरर पर गिरने के लिए जाएंगी तो कैसे बनेगा डायग्राम, ऐसे बनेगा। ऐसे बनेगा प्लेन मिरर पे। जब ये रिफ्लेक्ट होने के लिए जाएंगी तो डायग्राम किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा।
इसका मतलब जब प्लेन मिरर पे ये रे इंसिडेंट होंगी तो प्लेन मिरर को लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज। तो ये वाली रे इस प्लेन मिरर के लिए इंसिडेंट रेज हैं और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर है, इसलिए प्लेन मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसके लिए ये इमेज है, लेकिन इसके लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट। अब डिस्टेंस की बात करिए, ये हमारा डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस आया वो आया आपका 55 सेंटीमीटर। इसका मतलब जब प्लेन मिरर इनको रिफ्लेक्ट करेगा तो जो इमेज बनाएगा वो इस साइड में बनाएगा। दिस इज द इमेज फॉर्म बाय द सेकंड रिफ्लेक्शन। इसका नाम देते हैं I2, ये सेकंड रिफ्लेक्शन का इमेज है। इसका नाम देते हैं I1, ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन का इमेज है। अब जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, जो जिसने प्लेन मिरर ने जिन रेज को रिफ्लेक्ट किया है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर है। इस तरह से, इस तरह से, ठीक। तो ये हुआ आपका सेकंड रिफ्लेक्शन का इमेज। अब क्या होगा, ये रे फिर से इस मिरर पर जाकर गिरेंगे, फिर होगा थर्ड रिफ्लेक्शन। और जब थर्ड रिफ्लेक्शन होगा तो आपके जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, ये हुआ आपका 55 और ये हुआ 40, वो कितना हो जाएगा 95। हमसे नहीं पूछा है, लेकिन मान लो पूछा होता कि हमें थर्ड रिफ्लेक्शन की इमेज बताइए कि 3 रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनी, तो ये हुआ सेकंड रिफ्लेक्शन का इमेज, की सेकंड रिफ्लेक्शन हुआ। अब थर्ड रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, फिर से इसी पर होगा। और अगर उन्होंने हमें थर्ड रिफ्लेक्शन का इमेज पूछा होता तो हम इसके लिए फिर से इक्वेशन लगाते, 1/v + 1/u = 1/f। और इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होती वो कौन होती, ये होती, बिकॉज इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट। और ऐसे कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, तो आंसर है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज बनेंगी, कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन होते जाएंगे और इमेजेस बनती जाएंगी। ये तो सिर्फ मैंने वो वाली रे कंसीडर करी जो इसकी तरफ गई और उनके मल्टीपल रिफ्लेक्शन हुए। अब सोचो, वो सवाल में ऐसे भी कह सकता था, या फिर आप होमवर्क करें इसको, कि यहां से रे निकली और पहला रिफ्लेक्शन लीजिए प्लेन मिरर पे, तो प्लेन मिरर इमेज बनाएगा तो ये 40 पर है, तो प्लेन मिरर इमेज बना देगा इधर कितना 40 पे। फिर वो रिफ्लेक्ट होके इसके पास जाएंगे तो यहाँ पर वो रे करेंगी सेकंड रिफ्लेक्शन। तो सेकंड रिफ्लेक्शन की इमेज कौन बनाएगा, ये कॉनकेव मिरर बनाएगा। तो किधर बनाएगा, वो फिर आप कैलकुलेशन से सॉल्व करिए। तो देखिए, इस तरह से आप लोग ये जो वैल्यूज हैं इनको पुट करके फॉर्मूले में और सॉल्व कर सकते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं, ठीक। अब मैं आपको मैग्निफिकेशन के बारे में थोड़ा समझाता हूं, तो सुनना। तो इसको बोलते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। दोनों में से कोई भी शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो लेटरल मैग्निफिकेशन या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो क्या है, तो मैं बताता हूं उसको। लेटरल मैग्निफिकेशन, इसका फॉर्मूला हम देख चुके हैं, लेकिन इसके बारे में 2-4 बातें और हमें सीखनी है। लेटरल मैग्निफिकेशन बोलो या फिर इसको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बोलो, बातें की है। तो हमारा जो y कोऑर्डिनेट का रेशियो था, y कोऑर्डिनेट का जो हमारा रेशियो था, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या फिर लेटरल मैग्निफिकेशन। और ये की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है -v/u के। अब मुझे बताइए, अगर आपका m जो है, जो आपका मैग्निफिकेशन है, मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए इफ m इज पॉजिटिव, अगर m पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज और y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइन के होंगे, या तो वो दोनों पॉजिटिव होंगे और या वो दोनों नेगेटिव होंगे। इसका मतलब जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही साइड में होगी। आप सोचो, ये जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, इधर बनाते हैं। ये मान लीजिए हमारा एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव ले लें या कॉन्वेक्स ले लें, बात एक ही है। ये मान लेते हैं कॉनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब सोचिए, ऑब्जेक्ट भी इसी साइड में है और इमेज भी इसी साइड में है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के जो y कोऑर्डिनेट होंगे वो सेम साइन के होंगे। अब सोचिए दूसरा केस सोचिए, मान लो ऑब्जेक्ट इस साइड में है लेकिन मान लो इमेज इस साइड में है, तो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव होगा लेकिन इमेज का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। रेड वाले के लिए और ब्लैक वाले के लिए दोनों के y कोऑर्डिनेट, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब है ये रेशियो पॉजिटिव आएगा।
इसका मतलब या तो ये दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए और या फिर ये दोनों नंबर नेगेटिव होने चाहिए। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक ही साइड में हो, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट है, मान लो इधर ही इमेज है, तो इस वाले केस में दोनों का जो y कोऑर्डिनेट है वो कैसा है, नेगेटिव। तो आपका अगर m पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही साइड में होंगे, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी वन साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, will be one side of principal axis। अब वन साइड वो ऊपर भी हो सकते हैं और या फिर वो नीचे भी हो सकते हैं, ये एम पॉजिटिव का मतलब है। और इसको बोलते हैं हम लोग इरेक्ट इमेज। इसको हम लोग जो बोलते हैं एम पॉजिटिव को, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं इरेक्ट इमेज। दूसरा बात करते हैं, मान लो एम नेगेटिव की, तो एम नेगेटिव होगा तो क्या होगा, तो इफ एम इज नेगेटिव, एम नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट इमेज विल बी अपोजिट साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी अपोजिट साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब क्या है, अब सोचो अगर आपके m को नेगेटिव आना है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब एक का y कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव है तो दूसरी चीज का y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। मतलब अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होनी चाहिए, ठीक। और अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होनी चाहिए। मतलब दोनों एक साइड में नहीं होने चाहिए, दोनों किधर होने चाहिए, अपोजिट साइड में। तभी तो एक का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और दूसरे का कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव। तो जो हमारा एम नेगेटिव आता है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। इसका नाम हमने रख रखा है। तो जब एम नेगेटिव आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज, ठीक। फिर यहां पे दो शब्द इस्तेमाल और होते हैं, एक होता है मैग्नीफाइड और एक होता है डिमिनिस्ड, ठीक। तो जब हमारा मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ एम जब ग्रेटर देन 1 होता है, इसका मतलब है इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड है। कहां इनका यूज होगा, कैसे इसकी बातें होंगी, मैं एक अगला एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। और अगर आपका मॉड ऑफ लेस देन 1 है, इसका मतलब डिमिनिस्ड इमेज है। डिमिनिस्ड मतलब रियल साइज से थोड़ी छोटी है। डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड मतलब रियल साइज से थोड़ी छोटी है। और मॉड एम ग्रेटर देन 1 मतलब रियल साइज से थोड़ी बड़ी है, उसको बोलते हैं मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट, ठीक। अब मैं एक एग्जांपल की हेल्प से ये कहानी समझाता हूं, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी है जिसको हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रहे। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे है कि एक कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में एक ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब कि पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये थोड़ी ऐसे बड़ी ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां तक। और इसका जो आरओसी है वो है आपका 20 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 15 सेंटीमीटर। ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वो कितना है आपका, 15 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया है, और ये जो इमेज का साइज है, लेट्स से दैट इज 1 mm। इमेज का जो साइज है वो कितना है, 1 mm। आपसे पूछा है कि सॉरी, ऑब्जेक्ट का साइज इज 1 mm। आपसे पूछा है कि बताइए इसकी इमेज कहां बनेगी और इमेज किस साइज की बनेगी, ये आपसे पूछा गया है, ठीक। तो ये है आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। मतलब जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होती है वो कितने पॉइंट से मिलकर बनी होती है, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी होती है। अब मुझे बताइए इस ऑब्जेक्ट को मैं कितनी पॉइंट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन मान सकता हूं, इनफाइनाइट पॉइंट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन इसे माना जा सकता है।
और जितने भी ये पॉइंट्स हैं सभी का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। इसका मतलब इन सभी का जो इमेज होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट में सभी का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। ये सभी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो सभी का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो इनकी जो इमेज आएगी उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट सेम आएगा। तो क्या आएगा वो एक्स कोऑर्डिनेट, उसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज u। देखिए इंसिडेंट रे इधर होंगी तो ये होगा पॉजिटिव और ये होगा नेगेटिव और ये होगा ओरिजिन, जिस पोल ओरिजिन। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा -15 इक्वल टू 1/f वो आएगा -10। तो 1/v इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10। इसको सॉल्व करिए तो v का जो वैल्यू आया वो आया -30 सेंटीमीटर। v का जो वैल्यू आया वो कितना आया -30 सेंटीमीटर। ठीक, इसका मतलब जो होगा, जो इमेज होगा वो इसी साइड में बनेगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट कैसा आया नेगेटिव, और अगर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आता मतलब इमेज कौन सी साइड में, इस साइड में, क्योंकि ये है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है आपका पॉजिटिव एक्स, और ये इधर कौन है आपका नेगेटिव एक्स, और ये पॉइंट कौन है आपका ओरिजिन, क्योंकि पोल को हम क्या मानते हैं ओरिजिन। तो ये नेगेटिव आया मतलब इस साइड में इमेज है, और ये पॉजिटिव आता मतलब इस साइड में इमेज है। अब हम बात करते हैं इमेज के वाई कोऑर्डिनेट की। तो हम ऐसा करते हैं, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस इमेज का नाम दे देते हैं लेट्स से ए और बी। अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं तो जो पॉइंट बी है इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसके इमेज का भी वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब हमें पता करना है ए की इमेज, ए का वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि ए का एक्स कोऑर्डिनेट तो हमें पता है, अरे सभी का एक्स कोऑर्डिनेट बराबर है, कितना है -30। इन सभी पॉइंट का इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -30। अब मुझे पता करना है ए की इमेज का वाई कोऑर्डिनेट। तो ए की इमेज का अगर मुझे वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसका फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज -v/u। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज हमें कैलकुलेट करना है। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है -1, नहीं वाई कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट +1, क्योंकि अप साइड में है, नीचे की साइड में होता तो हम क्या यूज करते हैं -1, एंड दैट इक्वल टू माइनस ऑफ v का वैल्यू कितना है -30 और u का वैल्यू कितना है -15। तो सॉल्व करने पे y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज जो आ रहा है वो आ रहा है -2। y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज कितना आ रहा है आपका -2। इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज बन रही होगी, अब देखिए ऑब्जेक्ट के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव थी और इमेज के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट अप साइड में है तो इमेज डाउन साइड में है, मतलब जो इमेज है वो कैसी है इन्वर्टेड, इमेज डायरेक्ट नहीं है, इमेज कैसी है इन्वर्टेड। और m की वैल्यू देखिए, इस ये सारी बातें हम m से ही बता सकते हैं। m - v/u मैग्निफिकेशन m कितना है m आपका यहाँ पे -v का वैल्यू कितना है -30, u का वैल्यू कितना है -15, मतलब m का वैल्यू आ रहा है -2। तो आप ये क्लियरली कह सकते हैं कि जो इसकी इमेज होगी वो इन्वर्टेड होगी और मैग्नीफाइड होगी, क्योंकि मॉड m ग्रेटर देन 1 है मतलब मैग्नीफाइड है, और m की वैल्यू नेगेटिव है मतलब इन्वर्टेड है। तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज किधर होगी नीचे। ठीक, अब y कोऑर्डिनेट देखें, इस पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट क्या आएगा +1 और इसकी इमेज का y कोऑर्डिनेट कितना आया -2, और आना ही था क्योंकि देखिए मैग्निफिकेशन कितना है 2, तो कोऑर्डिनेट कितने टाइम्स हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड में 2 टाइम्स, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 2 है। ठीक, अब मैं इसको आपको ड्राइंग करके दिखाता हूं कि ये इमेज दिखेगी कैसे। तो देखिएगा, तो ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये है आपका कॉनकेव मिरर, और ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है आपकी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट है -15 और इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट है -30, मतलब जो इसकी इमेज बन रही होगी वो कहीं इस साइड में बन रही होगी यहाँ पे। और पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट है +1 और इसकी इमेज का y कोऑर्डिनेट आया -2, तो पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट कितना है +1 और इसकी इमेज का y कोऑर्डिनेट नीचे इसकी इमेज बनी होगी, तभी इसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा नेगेटिव।
तो देखो कैसे रे बनी होगी, मैं थोड़ा सा आपको ड्राइंग करके बताता हूं। और यहाँ कहीं इसका फोकस रहा होगा, तो ऐसा करिए, एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे आई होगी, दिस इज द फोकस। और एक रे जो पोल पर गई होगी, तो वो जितने एंगल पर पोल पर गई होगी वो उतने एंगल पर ही पोल से लौटेगी, तो उतने एंगल पर ही वो पोल से लौटेगी, तो वो रे इस तरह से। और ये रे दोनों कहीं यहां कट करी होंगी। तो ये था आपका पॉइंट ए और ये है आपकी पॉइंट ए की इमेज, ठीक। और ये है आपका ए डैश, ये है आपका लेट से बी, तो ये यहां पे बी का इमेज बी डैश, तो ये आपकी इमेज बनेगी। और इसका ये वाला जो दूरी है वो सवाल में दिया गया है कितना है, 15। और इसका जो ये वाला दूरी है यहां से यहां तक, ये कितना है, 30। डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहा। और इसका जो साइज है वो है आपका 1 mm, और इसका जो साइज आ रहा होगा वो आ रहा होगा 2 mm। तो इस तरह से एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए हमसे ये कई बार पूछा जाता है कि बताइए इमेज इनलार्ज्ड है, इनलार्ज्ड या डिमिनिश्ड, ठीक। इनलार्ज्ड बोलो या मैग्नीफाइड बोलो, वो बात एक ही है। मैग्नीफाइड इनलार्ज मतलब बड़ी, ओरिजिनल साइज से बड़ी, डिमिनिश्ड मतलब ओरिजिनल से छोटी। फिर पूछा जाता है कि इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, तो वो भी हम बता सकते हैं कि इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। कैसे बताएंगे कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है मतलब वाई कोऑर्डिनेट अपोजिट साइन के होंगे, तो ऑब्जेक्ट के वाई कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव हैं तो इमेज के वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे, मतलब ऑब्जेक्ट अगर अप साइड में है तो इमेज डाउन साइड में होगी। तो जो ये एम है, जो मैग्निफिकेशन, बड़ी काम की चीज है। इससे हमें सारी बातें पता चल जाती हैं कि मैग्नीफाइड है, डिमिनिश्ड है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। आप सुनिएगा, अब मैं आपको यह सिखाता हूं कि कौन कौन सी लोकेशन के लिए। अच्छा चलिए, अब देखो, हमें एक हमारे दिमाग में ये रफ आइडिया रखना होता है कि ऑब्जेक्ट अगर इस रेंज में हुई तो उसकी इमेज इस रेंज में पाई जाएगी। ये हमारे दिमाग में हमें एक आइडिया रखना होता है, ठीक है। ये आइडिया अगर आपके दिमाग में रहेगा तो गलती होने के चांस कम होंगे, आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कर पाएंगे। इसलिए ये बात दिमाग में रहनी ही चाहिए। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन आप उसको एक बार घर पे अपने हाथ से भी करके देखें और एक पेज पे लिख के दीवार पे चिपका लें। 10-15 दिन उसको लगातार देखें, फिर वो याद हो जाएगा। लेकिन याद रखना बहुत जरूरी है। अब सुनना, सबसे पहले मैं आपको फिर से मैग्निफिकेशन के पास लेके जाता हूं। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला था वो था माइनस ऑफ वी बाई यू, और मैग्निफिकेशन कहते किसको हैं, वाई कोऑर्डिनेट का रेशियो मैग्निफिकेशन कहलाता है। अब एम के फॉर्मूले पे लौटते हैं। अब सुनना, हम मिरर फॉर्मूला पढ़े थे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। मैं देखा जाए तो मैं न्यूटन्स फॉर्मूले का डेरिवेशन करने जा रहा हूं। अब देखिए, न्यूटन ने यहां भी काम किया है, तो बंदे ने बहुत जगह काम किया है। न्यूटन्स फॉर्मूला, अब आप क्या करिए, इस पूरी इक्वेशन में v का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आया 1 प्लस वी बाई यू दैट इक्वल टू वी बाई एफ। तो v बाई यू का जो वैल्यू आया वो आया v बाई एफ माइनस 1, तो ये आया v माइनस एफ अपॉन एफ। तो माइनस वी बाई यू अगर हमें निकालना होगा तो वो होगा माइनस एफ माइनस वी अपॉन एफ। तो मैग्निफिकेशन का कई बार फॉर्मूला ये भी आदमी याद रखता है। ये किसके टर्म्स में है, मान लो आपको ऑब्जेक्ट की लोकेशन नहीं पता लेकिन इमेज के बारे में पता है, तो फोकस और इमेज के कोऑर्डिनेट के टर्म्स में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। एक दूसरा, इस बार मैंने पूरी इक्वेशन में v से मल्टीप्लाई किया था, अब आप इस पूरी इक्वेशन में u से मल्टीप्लाई करिए, तो ये आया u अपॉन v प्लस 1 इक्वल टू u बाई एफ। तो ये आया u अपॉन v इक्वल टू u बाई एफ माइनस 1। अब आप एलसीएम लीजिए, तो u अपॉन v इक्वल टू u माइनस एफ अपॉन एफ। उल्टा करिए, v बाई यू इक्वल टू एफ अपॉन यू माइनस एफ, और माइनस लगा दीजिए, तो माइनस ऑफ v बाई यू, जिसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं, वो आया f अपॉन एफ माइनस यू। तो मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला भी याद रखा जाता है।
जरूरत के हिसाब से। मान लो आपको एफ पता है, यू पता है, लेकिन वी नहीं पता, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके मैग्निफिकेशन निकाल लो। अगर आपको यू नहीं पता, वी पता है, तो वो फॉर्मूला यूज करके मैग्निफिकेशन निकाल लो। ठीक, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया तो इन्वर्टेड, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया इरेक्ट। मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 आया मैग्नीफाइड, और लेस देन 1 आया डिमिनिस्ड। ठीक, अब सुनना। अब पहले मैं आपको, अब अच्छा देखिए, पहले मैं आपको न्यूटन्स फॉर्मूला दिखा देता हूं। तो देखिए इन दोनों इक्वेशन में आप देखिए, दोनों का एलएचएस बराबर है, तो दोनों का आरएचएस भी बराबर होना चाहिए। तो एफ माइनस वी अपॉन एफ इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू, ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। तो ये आया एफ माइनस वी इंटू एफ माइनस यू इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। ठीक, अब आप ऐसा करिए, इन दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये आया v माइनस एफ u माइनस एफ दैट इज एफ स्क्वायर। अब देखिए बहुत बड़ी लाइन लिखी हुई है आपके सामने, मैं बताता हूं इसमें क्या बड़ी बात है। आपको नहीं लग रहा होगा देखने में, लेकिन मैं बताता हूं ये बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, मतलब बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है। आपने ये वाली चीज देखी थी जब आपने रिलेटिव मोशन पढ़ा था। रिलेटिव मोशन में आपको पढ़ाया गया था कि एक ऑब्जर्वर ए होता है, एक ऑब्जर्वर बी होता है। तो मान लीजिए ऑब्जर्वर ए का कोऑर्डिनेट जो है वो है, मान लीजिए एक्स ए, ये ए है, और मान लीजिए ऑब्जर्वर बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स बी, ये ऑब्जर्वर बी का कोऑर्डिनेट है। अब हम ये जानना चाहते थे कि बताइए ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका फॉर्मूला होता था एक्स बी माइनस एक्स ए। ये कौन है? ये है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब जब हमारा ऑब्जर्वर ए देखेगा बी को, तो उसको किधर बी दिखाई देगा, ये उस चीज की वैल्यू है। किधर बी दिखाई देगा, कितना दूर दिखाई देगा, ये उस चीज का वैल्यू है। किस चीज का? ए देखेगा किसको? बी को। कितना दूर, किधर, इस बात का जवाब ये देगा। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट है और ये फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट है। तो ये लिखा है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू फोकस इनटू मल्टीप्लाई में। ये क्या लिखा है? ये लिखा है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फोकस, और ये बराबर है एफ स्क्वायर के। ये जो बराबर है ये किसके बराबर है? एफ स्क्वायर के। अब मुझे बताइए, अगर इन दोनों टर्म का अगर मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आना है, तो ये वाली टर्म पॉजिटिव, ये वाली टर्म पॉजिटिव, ये वाली टर्म नेगेटिव, तो ये वाली टर्म भी नेगेटिव, क्योंकि वो एफ स्क्वायर है और एफ स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये एक पॉजिटिव टर्म है, मतलब ये तो कभी नहीं हो सकता कि ऑब्जेक्ट और इमेज फोकस के अपोजिट साइड में हो जाएं। क्यों? तो देखिए, मान लीजिए ये आपका कोई एक मिरर है, ये कॉनकेव ले लो या कॉन्वेक्स ले लो, और ये फोकस है। तो अगर फोकस के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट इस साइड में है, तो इमेज भी इसी साइड में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू फोकस और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फोकस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आना है वो क्या आना है? एक पॉजिटिव टर्म आनी है। ठीक है, तो आपका ये फोकस हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, और ये कौन हुआ? इमेज। तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही साइड में होने चाहिए। अगर अपोजिट साइड में हो गए तो दिक्कत क्या हो जाएगी, देखिए बताते हैं। अगर इमेज मान लीजिए इधर है और ऑब्जेक्ट मान लीजिए इधर है, तो एक वैल्यू तो पॉजिटिव आ जाएगी, एक वैल्यू तो इनमें से पॉजिटिव आ जाएगी इस केस में, और एक वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कभी पॉजिटिव नहीं आ पाएगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, तो ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव साइड में होंगे और या ये दोनों नेगेटिव साइड में होंगे। तो मान लो ये हमारी नेगेटिव साइड हम मान लेते हैं, तो या तो दोनों नेगेटिव साइड में होने चाहिए और या ये दोनों पॉजिटिव साइड में होने चाहिए, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा है? पॉजिटिव। तो यहां से हमने कंक्लूड किया कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी one side of focus always। तो आपका जो ऑब्जेक्ट और इमेज है वो हमेशा फोकस के एक साइड में होंगी। ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि ऑब्जेक्ट फोकस के लेफ्ट में है और इमेज फोकस के राइट में, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट फोकस के लेफ्ट में है तो इमेज भी फोकस के लेफ्ट में ही होगी,
ऑब्जेक्ट फोकस के अगर राइट में है तो इमेज भी फोकस के राइट में होगी। ये लाइन आप लिख के भी रख सकते हैं और इसी को बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। तो देखिए न्यूटन्स फॉर्मूला ने कितनी बड़ी बात बोल दी। और एक और चीज, फोकस से ऑब्जेक्ट और इमेज की जो डिस्टेंस है उनका मल्टीप्लिकेशन एफ स्क्वायर है। तो सोचो अगर ऑब्जेक्ट फोकस के नजदीक आती है तो इमेज फोकस से दूर जाएगी, क्योंकि अगर एक टर्म घटेगा तो दूसरा टर्म बढ़ेगा, क्योंकि दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आना है वो क्या आना है, कांस्टेंट आना है। तो एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस के नजदीक आ रही है तो इमेज फोकस से दूर जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को क्या आना है, कांस्टेंट। तो अगर इन दोनों का ग्राफ बनाया जाए, किसका, इस दोनों का ग्राफ बनाया जाए, तो ये ग्राफ आएगा आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक, मैं आपको यहां ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देता हूं, ये आप लिख लें इधर। तो इसका जो ग्राफ आएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू फोकस और x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फोकस, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा। या तो ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी और या ये दोनों वैल्यू नेगेटिव होंगी। दिस इज द ग्राफ। किस किस के बीच में ग्राफ है, इसके बीच में। ठीक, तो ठीक है, न्यूटन्स फॉर्मूले से हमें ये याद रहना चाहिए। अब आगे मैं आपको लोकेशन समझाता हूं कि ऑब्जेक्ट कहां होने पर इमेज कहां होगी, और जो लोकेशन मैं बताने जा रहा हूं वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। सुनिएगा, और ये वाला ग्राफ दोनों ही के लिए है, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, क्योंकि दोनों में एफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब सुनना बेटा कि आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए, तो पहले ऐसा करते हैं कॉनकेव मिरर के लिए ड्राइंग कर देते हैं। तो पहला मैं बताने जा रहा हूं आपके पास कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर में हमें क्या सीखना है कि ऑब्जेक्ट की लोकेशन का अगर एक रफ आइडिया हमको है तो उस मिरर ने इमेज कहां बनाई होगी उसका एक रफ आइडिया अपने पास होना चाहिए। तो जैसे कॉनकेव मिरर की मैं बात कर रहा हूं, तो ये मान लीजिए है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहां है हमारा पोल, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। दिस इज कॉनकेव मिरर। और मान लेते हैं ये है इसका फोकस, और ये मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट हमारी कहां है, इन्फिनिटी पर है। ठीक, तो अगर हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो हमारा इमेज कहां बनेगा, तो हम जानते हैं इन्फिनिटी से आने वाली रेज आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो वो इमेज कहां बन जाएगी, फोकस पे। तो अगर आपकी ऑब्जेक्ट ये है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, तो जो आपकी इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, इमेज फोकस पे बनेगी। ठीक, अब मान लेते हैं हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी से थोड़ा नजदीक आ गई, मतलब अब वो इन्फिनाइट दूर पर नहीं है, अब वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पर है। तो अगर हमारी ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पर है तो ड्राइंग देखिएगा ध्यान से, ये है हमारा यहाँ कॉनकेव मिरर, ये हमारी फोकस की लोकेशन, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर है, तो आपको मैंने बताया है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन एफ स्क्वायर आना है। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस के नजदीक आ रही है तो इमेज जो होगी वो फोकस से दूर जाएगी। तो इमेज, ऑब्जेक्ट हमारी फोकस के नजदीक आई है तो इमेज हमारी फोकस से दूर जाएगी। अब आपके मन में सवाल आएगा, फोकस से दूर तो इधर भी जा सकती है और फोकस से दूर तो इधर भी जा सकती है, लेकिन न्यूटन्स फॉर्मूला में मैंने आपको क्या बताया कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों फोकस के एक ही साइड में होते हैं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है तो इमेज भी किधर होगी, लेफ्ट साइड में होगी। तो ऑब्जेक्ट अगर आपकी लेफ्ट है तो इमेज भी कहां होगा, आपका लेफ्ट साइड में। तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट, और फोकस ये है तो फोकस से लेफ्ट में, दिस इज योर इमेज। तो ऑब्जेक्ट नजदीक आई, इमेज दूर गई, कहां से, फोकस से, और दोनों किधर होंगे, एक ही साइड में होंगे फोकस के, या तो दोनों लेफ्ट में होंगे और या दोनों राइट में होंगे। ये न्यूटन्स फॉर्मूला ने बताया।
अब आपको एक रफ अंदाजा हो गया कि ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में है तो इमेज कहां होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगी। अगला, अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट आ गई आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ऑब्जेक्ट जो आ गई आपकी वो आ गई अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है आपका फोकस। तो अगर आपकी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गई तो देखो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगी। क्यों होगी उसके लिए कारण बताता हूं। देखो ये डिस्टेंस जो होती है हमारी वो होती है r/2, ये डिस्टेंस होती है r/2 और ये r होता है, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होता है हमारा r/2, क्योंकि वो टोटल r आता है। अब एक चीज हम जानते हैं कि जो फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो r/2 के बराबर है, फोकस से इमेज का डिस्टेंस मैं उसे x मान लेता हूं, ये f² के बराबर होता है और f कौन है, r/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से जो x का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है r/2, मतलब फोकस से इमेज का जो डिस्टेंस आएगा वो r/2 आएगा। और ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज फोकस के एक ही साइड में होते हैं, तो इमेज यहाँ से r/2 पे इधर नहीं हो सकती, इमेज यहाँ से r/2 पे इधर ही होगी, मतलब इमेज वहीं बनेगी जहां पर ऑब्जेक्ट है। तो ये आपको आज के बाद याद रखना होगा कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी ऑलवेज। ठीक, अब ऐसा करते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और अंदर लेकर आते हैं, ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा और नजदीक लाते हैं। तो ऑब्जेक्ट को अब हम लाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ऑब्जेक्ट को लाते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो ये हमारी फोकस की लोकेशन है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर का लोकेशन है। और मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां है, ऑब्जेक्ट यहां है, तो अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज कहां बनेगी, तो देखिए ऑब्जेक्ट फोकस के नजदीक आ रही है तो इमेज फोकस के दूर चल के जाएगी। तो देखो यहां से ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट होते गई, फोकस के नजदीक आती गई, और इमेज देखिए फोकस से दूर जाती गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पहुंच गई, ऑब्जेक्ट और नजदीक आई, इमेज और दूर जाएगी, मतलब इमेज कहां पहुंच जाएगी, इमेज कहीं यहां पहुंच जाएगी। क्यों यहां पहुंच जाएगी, अरे ऑब्जेक्ट और नजदीक गई है तो इमेज और दूर जाएगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आना है, कांस्टेंट आना है। तो ऑब्जेक्ट नजदीक गई फोकस के तो इमेज दूर गई फोकस के। इसका मतलब अब आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि जब आपकी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होती है तब आपकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में होती है। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, मान लीजिए आपकी ऑब्जेक्ट पहुंच गई फोकस पे, तो देखिए जब ऑब्जेक्ट फोकस पे पहुंच गई तो इमेज कहां बनेगा आपका, इंफिनिटी पे। ये वाला केस देखिए, तो जब यहां से आने वाली रे यहां इंटरसेक्ट करेंगी तो यहां से जाने वाली रे वहां इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक, तो आपकी, और या फिर आप ऐसे देख लें कि ऑब्जेक्ट का फोकस से डिस्टेंस क्या हो गया, 0, तो इमेज का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आना है, f²। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि जब हमारी ऑब्जेक्ट कहां पहुंच जाएगी, फोकस पे, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब आपकी ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाएगी तो आपकी इमेज कहां पहुंच जाएगी, इमेज आपकी पहुंच जाएगी इंफिनिटी पर, इमेज पहुंच जाएगी आपकी इंफिनिटी पे, तो यहां कहीं इमेज होगी। अब बोलेंगे नहीं हमारा ऑब्जेक्ट और अंदर गया, तो आप ऑब्जेक्ट को और अंदर लेकर जाइए, तो उसका किस तरह से डायग्राम आएगा वो मैं बना के दिखाता हूं। तो ये है हमारा कॉनकेव मिरर, दिस इज आवर फोकस, दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो इस साइड में है, ये हमारी ऑब्जेक्ट है। अब देखो ऑब्जेक्ट फोकस के राइट में है तो इमेज गारंटीड फोकस के राइट में होगी, तो जो इमेज होगी वो होगी फोकस के राइट में। और देखो ये r/2 से कम डिस्टेंस है तो इमेज का जो डिस्टेंस आएगा वो r/2 से ज्यादा आएगा। तो आप ऐसे देखिए ना, दो नंबर है हमारा, x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फोकस, x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू फोकस, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो r/2 के स्क्वायर के बराबर है, फोकस होता है r/2। अब आप सोचो ये r/2 होगा, ये r/2 होगा, तो ये दोनों r/2 स्क्वायर, मतलब r/2 इसको सेटिस्फाई करेगा। अब मैं कह रहा हूं मान लो एक नंबर r/2 से कम हो गया तो दूसरा नंबर r/2 से ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आना है, r/2 का होल स्क्वायर। तो जब ये r/2 है, ये r/2 है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब एक नंबर को मैं कह रहा हूं कम कर दूंगा, तो एक नंबर को r/2 से मैंने कम कर दिया तो दूसरा नंबर r/2 से क्या होगा, ज्यादा, मतलब इसकी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस r/2 से कम है, क्योंकि ये डिस्टेंस r/2 है ना आपका। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस r/2 से कम है तो इमेज का डिस्टेंस r/2 से ज्यादा होगा, मतलब इसकी इमेज यहां होगी, ये इसका इमेज होगा।
अब देखो इसको मैं कैसे याद रखता हूं, उसका मैं तरीका बता देता हूं। मैं इसको ऐसे याद रखता हूं कि देखिए, जब आपकी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर थी तो इमेज फोकस पर थी, ऑब्जेक्ट नजदीक आई, इमेज इधर गई। जब ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिल गए, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिल गए, फिर आपकी ऑब्जेक्ट और नजदीक गई, इमेज और दूर गई, और जब आपकी ऑब्जेक्ट फोकस पर पहुंची तो इमेज पहुंच गई इन्फिनिटी पे। अब देखो ये दोनों दूर जाते जा रहे हैं ऐसे। अब ऑब्जेक्ट और अंदर गई तो इमेज क्या करेगी, पीछे से आएगी, लेकिन चलेगी हमेशा अपोजिट में। देखो ऑब्जेक्ट आपकी इधर चल के गई है, ऑब्जेक्ट यहां से यहां आई, इमेज यहां से, इमेज कहां है, यहां से यहां आ गई, तो हमेशा दोनों का मूवमेंट अपोजिट हो रहा है ऐसे ऐसे। यहां पे देखो फोकस पे पहुंची आपकी ऑब्जेक्ट, फोकस पे पहुंची, ऑब्जेक्ट कहां है, ये रही ऑब्जेक्ट, ये रही फोकस पे। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे तो पहुंच गई, इमेज इन्फिनिटी में। अब मैं कह रहा हूं ऑब्जेक्ट और नजदीक गई तो इमेज कहां से आएगी, पीछे से आएगी, लेकिन उल्टे आएगी हमेशा। तो देखो ऑब्जेक्ट फोकस में, इमेज किधर पहुंच गई, पीछे। अब मान लो ऑब्जेक्ट चलते चलते अगर आपकी यहां पहुंच जाए पोल पे, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैं कह रहा हूं बेटा यहां अगर ऑब्जेक्ट पहुंच जाए तो इमेज भी कहां पहुंच जाएगी, यहीं पहुंच जाएगी, क्योंकि अगेन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया, r/2, तो इमेज का भी डिस्टेंस क्या होगा, r/2। तो ये जितना भी मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट का लोकेशन और इमेज का लोकेशन, ये आपको याद होना चाहिए। अब कल की क्लास में बात करेंगे कि कौन सी इमेज इरेक्ट होंगी, कौन सी इन्वर्टेड होंगी, ये सारी बातें आप कल करेंगे, ठीक। तो ये सभी आपको याद रहना चाहिए।